नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस सेशन में अपने आर्थिक प्रदर्शन के उन तमाम विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे जो अपने परीक्षा के लिए खास हैं। आइए मां शारदे को नतमस्तक वंदन करते हुए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। साथियों, आज अपने जिस बिंदु से प्रारंभ करने जा रहे हैं वो रहने वाला है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व भर में यह जो तर्ज चलाई गई है, पहल जो की गई है वो भारत सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। तो यह अपने आप में बहुत खास है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या है साथियों? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, स्टील क्या है? इस्पात, लोहा। लोहे के जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें कार्बन की उत्सर्जकता होती है, वो ज्यादा होती है। जब कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो अपने क्या लिया होगा? वायुमंडल के लिए और प्रकृति के लिए यह विनाशकारी होगा। तो ग्रीन यानी हरित स्टील, ऐसा स्टील जिसका हम उत्पादन करते हैं तो उसके बदले में क्या हो? कार्बन की जो उत्पादकता है वो कम हो और शुद्ध स्टील अपने के पास निकल के आए। तो ऐसी पहल ये क्या की गई है? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। समझ पाए होंगे आप हेडलाइंस को कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या है। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसका आधार का पता होना जरूरी है, फिर अपने आसानी से कवर कर सकते हैं और वह चीज याद भी रह जाती है। मैंने आपके और ज्यादा सरल बनाने के लिए इसकी ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की परिभाषा भी लिख दी है कि इस्पात उत्पादकों को कार्बन उत्सर्जन के आधार पर वर्गीकृत करना ही क्या है? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी है। ठीक है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन है? एच डी कुमारस्वामी है। कौन है साथियों? एच डी कुमारस्वामी है। कौन है? एच डी कुमारस्वामी है। ने भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का विमोचन कब किया? तो 12 दिसंबर 2024 को किया। और भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है। अपने आप में बहुत खास है कि भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। वैश्विक स्तर पर ग्रीन स्टील की कोई आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन इस जैसे मैंने आपको बताया वही इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ क्या होगा साथियों? यह ग्रीन स्टील को परिभाषित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत में कम कार्बन उत्पादों के लिए बाजार बनाने में मदद करेगा। यानी इस्पात के अधिक से अधिक क्या हो? उत्पादन हो, लेकिन बदले में कार्बन का उत्सर्जन कम हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य या लाभ रहने वाला है। अब ग्रीन स्टील किसे परिभाषित किया गया है कि ग्रीन स्टील कौन सा माना जाएगा? तो वह मैं आपको बताता हूं कि जब मान लो प्रति टन तैयार कोई स्टील होता है तो उसमें 2.2 टन CO2 से कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी कम होती है? 2.2 से कम अगर उत्सर्जन होगा तो वह हरित स्टील माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये इसका मूल्यांकन है 2.2। अगर 5 रेटेड अपने स्टील किसे कहेंगे? तो 1.6 टन CO2 से कम उत्सर्जनता वाले जो स्टील होगा उसे 5 सितारा ग्रीन रेटेड स्टील माना जाएगा। 4 सितारा 4 स्टार किसे माना जाएगा? तो 1.6 से 2.0 टन के बीच कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनता वाला क्या होगा? स्टील है वो 4 रेटेड माना जाएगा। और 3 स्टार किसे माना जाएगा? तो 2.0 से लेकर 2.2 टन CO2 के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील क्या माना जाएगा? 3 स्टार माना जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक उत्सर्जन तीव्रता वाले स्टील ग्रीन रेटिंग के लिए पात्र नहीं होगा। अगर 2.2 टन से अधिक कोई कार्बन उत्सर्जन करता है वह स्टील, तो वह क्या होगा? वो हरित स्टील नहीं माना जाएगा। यह था साथियों अपना ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट मेरे सभी साथियों को समझ आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। नैतिक एआई ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति का गठन। साथियों, एआई ढांचा विकसित करने के लिए भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है। यह भट्टाचार्य समिति किस फील्ड में कार्य करेगी इसे अपने जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में, तो ये भट्टाचार्य समिति है वो किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? तो वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण कि वह जिम्मेदार भी हो। किसी प्रकार के आजकल जैसे साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अपने किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाते हैं
यानी कोई रोबोटिक सिस्टम अपनाते हैं तो वो क्या, वो जिम्मेदार होगा या नहीं होगा, वो सभी कार्य अच्छे से करेगा या नहीं करेगा, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिचेज आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की सारी चीजों का क्या करेंगे, ये उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। और क्या ये आर्थिक यानी इकोनॉमिक क्षेत्र में एआई को अपनाया जा सकता है या नहीं अपनाया जा सकता, इस प्रकार के सभी जो नीति निर्धारण है वो कौन सी समिति करेगी, आर्थिक क्षेत्र में तो भट्टाचार्य समिति करेगी। यह 8 सदस्यीय समिति है और इसका गठन जो 26 दिसंबर 2024 को किया गया है। और ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर और भारत में वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करेगी कि क्या इससे लाभ हो सकता है, इसे कोई हैक कर पाएगा या नहीं, कर लिया तो क्या होगा, इसे कोई हैक नहीं कर पाए ऐसी अपने एआई जनरेट करते हैं। तो इस प्रकार तमाम नीति निर्धारण किया जाएगा, अच्छे विश्लेषण किया जाएगा, फिर ही जिस प्रकार समिति की रिपोर्ट आएगी तो उसे आर्थिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा। तो यह था साथियों अपना दूसरा बिंदु। अब आता है अपने लिए नेक्स्ट बिंदु कि चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़े सोने का भंडार। जॉब लग जाओ, फिर चलते हैं अपने यहां पर, क्योंकि जाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार गोल्ड की कीमत बढ़ रही है उस प्रकार गोल्ड को लेना भी मुश्किल हो जाएगा, तो यहां जाना पड़ेगा और जाएंगे तभी जब अपने जॉब लग जाएंगे। तो चीन में मिले दुनिया का सबसे बड़े सोने का भंडार कहां पर मिला है, तो साथियों ये चीन में हुनान प्रांत में, कहां पर, हुनान प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है, जिसकी भूवैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 2 किलोमीटर की गहराई पर 40 सोने की शिराओं की पहचान की गई है। 40 सोने की शिराएं पड़ी है कहां पर, 2 किलोमीटर की गहराई में, कहां पर, हुनान प्रांत में। और यह संभावना की गई है कि 1 मीट्रिक टन अयस्क में 138 ग्राम, लगभग अपनी भाषा में कहा तो 14 तोड़ा सोना मिलने की संभावना है। कितना में, 1 मीट्रिक टन में कितना तोड़ा, 14 तोड़ा, 138 ग्राम हो गया, 14 तोड़ा गया, 10 ग्राम हुआ 1 तोड़ा, 140 ग्राम हो गया, तो 14 तोड़ा संभावना है। और जो ये कुल भंडार है वो कितना मीट्रिक टन हुआ है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो हुनान की पिंगजियांग काउंटी के पास खोजे गए इस उच्च गुणवत्ता वाले 1000 मीट्रिक टन सोने का मूल्य लगभग 83 बिलियन डॉलर से अधिक आंकी गई है। और चीन में पाया गया है स्वर्ण भंडार दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप खदान से भी बड़ा है, क्योंकि डीप खदान है वो साउथ अफ्रीका की, वो बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, सोने के भंडार के लिए, जिस पर जोहान्सबर्ग हो गया, जोहान्सबर्ग में किम्बरले है तो वह हीरे के लिए है। तो इस प्रकार सोने की खाने साउथ अफ्रीका की फेमस है। चीन में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। वर्ष 2023 में वैश्विक उत्पादकता में इसका हिस्सा लगभग 10% था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 2264 टन गोल्ड रिजर्व है। ऐसा किसने बताया है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया है कि चीन के पास 2264 टन गोल्ड रिजर्व रखे हुए हैं वो, ठीक है। वर्तमान में विश्व में ज्ञात सबसे बड़ी स्वर्ण भंडार वाली माइंस कौन सी है, तो साउथ डीप गोल्ड है जो दक्षिण अफ्रीका की है, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ग्रास गोल्ड माइंस है जो इंडोनेशिया में है। ओलंपियाड गोल्ड माइंस जो रूस में है। लिहिर गोल्ड माइंस है जो पापुआ न्यू गिनी में है। और नार्टे एबिरिएटो गोल्ड माइंस है वो चिली में है। ये प्रमुख खाने हैं किसकी, गोल्ड की। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। साउथ डीप गोल्ड के बारे में अपने को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अपने वर्ड्स जियोग्राफी पढ़ते हैं, वर्ड से रिलेटेड कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो। लेकिन ये तथ्य आपको जो हाईलाइट किया गया है वो आपको ध्यान में रखना है। चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। और लागत वाला कौन सा है, भारत। कोई टेवटो है, कोई तिमनी है, सारा सोना इकट्ठा कर रखा है। तो आईआईटी मद्रास ने किया हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक। इसे आप गूगल पर इसकी इमेज सर्च करना, इमेज सर्च करते ही आप समझ जाओगे। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक क्या है, जिस प्रकार पाइप के अंदर यानी हाइपरलूप बनाएगी और पाइप के अंदर ट्रेन प्रेशर से चलेगी, दबाव से, और इतनी स्पीड से चलेगी। अभी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। और आने वाले में ऐसी उम्मीद है कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली जाएगी। यानी अपने यहाँ से कहीं पे बैठे हम, वहां से 600 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, किस, हाइपरलूप ट्रेन के माध्यम से। और इस हाइपरलूप जो ट्रेन है इसका जो प्रयोग है वो एलन मस्क ने सन 2012 में ही कर लिया था।
और अपने अब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, तो ये भी अपनी क्या उपलब्धि है। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण पूरा किया है, जो कहां पर किया है, थायूर में। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में मौजूद है ये टेस्ट ट्रैक, वहां पर इसका क्या किया गया, टेस्ट किया गया था। इस ट्रैक को भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास की आविष्कारता हाइपरलूप टीम और संस्थान में स्थापित स्टार्टअप TUR हाइपरलूप ने मिलकर तैयार किए। किसने तैयार किए गए, तो भारतीय रेलवे ने और आईआईटी मद्रास की हाइपरलूप टीम ने मिलकर इसे क्या किया है, तैयार किया है। कहां पर, तो थायूर में आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में यह मौजूद है ट्रैक। ठीक है, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भारतीय रेलवे आईआईटी मद्रास की आविष्कारिक टीम और आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप हाइपरलूप का साझा प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने आपको बताई दिया। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे का एक साझा प्रोजेक्ट है, दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। और अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है, और इसके बाद इसका प्रयोग किया जाएगा वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया जाएगा। तो ये था, कहां पर किया गया है, तो थायूर में किया, आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में यह ट्रैक बनाया गया है। तो भारत कौशल रिपोर्ट, आइए जानते हैं भारत में कितनी कौशलता है, कितने बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की दर, कौशल की दर क्या हो चुकी है, ये इस रिपोर्ट में बतलाया गया है। तो इसने जारी किसे किया गया है, तो वही बॉक्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इनके तीनों संस्थाओं के सहयोग से यह प्रकाशित की गई है रिपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में रोजगार योग्य युवाओं की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना है, कि जो योग्य युवाएं हैं उनकी क्षमता क्या है, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, कितना वर्क कर सकते हैं, उनको लेकर कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, उनको लेकर यह रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का जो मुख्य बिंदु है वो ये जानते हैं। वर्ष 2025 में लगभग 55% भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार होने की उम्मीद है, जो पहले कितनी है, 51.2% थी, जो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 55% होने की उम्मीद है। प्रबंधन स्थान स्नातकों में 78% की वैश्विक रोजगार संभावना सर्वाधिक है। इसके बाद इंजीनियरिंग छात्रों की है, जो मैनेजमेंट में बीए किए हैं उनके 78% रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा है। जो इंजीनियरिंग की और बीटेक वगैरह की हुई है, आईआईटी की, आईटीआई की हुई है, तो इनकी 71.5% संभावना है। उसके बाद एमसीए की हुई है, उनकी 71%, और जो साइंस से हैं उनके 58%, और आर्ट वालों का कोई उल्लेख इसमें नहीं है। तो अपने अपना आंकलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रिपोर्टें हैं, धरी की धरी रह जाती है। मेहनत का कर्म फल है वो हमेशा विजयी होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र में 84% रोजगार योग्यता के साथ पहले स्थान पर है, ये अपने को ध्यान में रखना है, और इस रिपोर्ट में कुछ ध्यान रखने योग्य बात नहीं है। उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद कर्नाटक है, केरल है, पुणे और बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने में अग्रणी है। पुरुषों के लिए रोजगार दर है वो 2024 में 51.8 थी, जो 2025 में 53.5 होने की संभावना है, और महिलाओं की 50.9 थी, जो घटकर 47.5 होने के अनुमान है। महिलाएं क्या हो रही है, कम रोजगार मिलेगा, ऐसा अनुमान बताया है। जो नेक्स्ट वन लाइनर है उनमें मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करूं तो ये है साथियों, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के नाम से जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी, उसमें 31 अक्टूबर 2023 तक 13 राज्य शामिल है, 4 केंद्र शासित प्रदेश है, और कुल मंडियां जो शामिल है वो 1389 है, और इसमें सर्वाधिक जो मंडियां शामिल की गई है वो तमिलनाडु की गई है। कितनी, 157। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना इस पूर्ण संपूर्ण फैक्ट को, क्योंकि राज्य भी पूछे जा सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछे जा सकते हैं, कुल मंडियां कितनी शामिल है वो पूछा जा सकता है, सर्वाधिक किसकी है, और राजस्थान की कितनी मंडियां शामिल है वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ई नाम से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ये ई नाम एक ऐसा ट्रैक है जहां पर पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है, और ऑनलाइन ही किसान अपनी फसल को बेच सकता है, खरीद सकता है। इस प्रकार ये कृषि बाजार स्टार्ट किया गया था। खान मंत्रालय द्वारा देश के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी प्रक्रिया का अनावरण करते हुए ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन 21 दिसंबर 2024 को पोरबंदर में किया गया है। उबर जानते हो साथियों, उबर होगी, ओला होगी, जो किराए पर टैक्सी चलती है। इस अभी तक अपने क्या कर सकते थे, बाइक है, कार है, टैक्सी है, कोई भी है,
उसी किराए पर कर सकते थे, ऑनलाइन करते हैं कहीं भी बड़ी सिटी में जाते हैं तो। लेकिन जल परिवहन सेवा भी उबर शिकारा के नाम से 2 दिसंबर 2024 को लॉन्च कर दी है। किसने? उबर ने। वो डल झील में इसका विमोचन किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसमें साथियों जो विशेष है, भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 8180 मेगावाट है, और किस वर्ष तक यह क्षमता 3 गुनी होकर 22,480 हो जाएगी? तो 2031-32 तक हो जाएगी। एशियाई विकास एडीबी बैंक है, उसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर कितना कर दिया? 6.5 कर दिया है। तो यह था साथियों अपना आर्थिक परिदृश्य, जिसके बारे में जाना आपने। आप याद रखिएगा भारत कौशल रिपोर्ट के बारे में, जो वही बॉक्स ने जारी की गई है। किस योग से जारी की है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा और भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इन तीनों ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है, सहयोग किया है। और हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहां पर बनाया गया है? तो वह आईआईटी थायूर में मद्रास के कैंपस में बनाया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहां पर? हुनान प्रांत में। लगभग कितना? 1000 मीट्रिक टन का, जो विश्व का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। उसके बाद अपने पढ़ा ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। यही था कुल 3 टॉपिक्स है, इसे आप पढ़ सकते हैं, 2 मिनट में आप रिकैप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।